हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर लिया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, पढ़ो एक बार, अपनी एनसीईआरटी बुक निकालो और वहां से पढ़ो या फिर यहां से पढ़ लो। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी वाइग्रेसली शेक्स इट्स ब्रांच। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूं कि एक ट्री खड़ा हुआ है और तुम्हें क्या हुआ, बैठे बैठे तुम बैठे हो एकदम फ्री। ठीक है, तो क्या हुआ, एक शांति से पेड़ खड़ा था, तुम चलते चलते जा रहे थे, तुमने देखा यार मैं बड़ी टेंशन में हूं और ये पेड़ बड़ा आराम से बैठा है, तो तुमने क्या करा, उछके और पट से ब्रांच को खींच लिया। ठीक है, ब्रांच को खींच लिया। ब्रांच क्या होती है पता है ना, डालियां, ट्री की डालियां, उसको तुमने पकड़ के खींच लिया। तो जैसे ही तुम ब्रांच को खींचोगे तो तुम देखते हो कि कुछ पत्तियां जमीन पे पड़ी हुई होती है। ठीक है, कुछ पत्तियां जमीन पे पड़ी होती है और तुमको गालियां बक रही होती है कि भाई साहब इतनी मस्ती से आराम से पेड़ के ऊपर बैठे थे, इन भाई साहब को पता नहीं क्या हुआ, डाली खींच ली, क्या मिला, मेरा घर उजाड़ के डाली खींच ली, मुझे जमीन पे पटक दिया आसमान से। ठीक है, तो वो लीव्स क्यों गिरती है, फिजिक्स वाले भैया वो पूछना चाहते हैं तुमसे कि तुमने तो भाई डाली को हिलाया, तो डाली के हिलने से वो लीव्स नीचे क्यों गिर गई, इसका कारण बताओ। तो ये मैंने लैंग्वेज लिख रखी है, तो इस लैंग्वेज को तुम आराम से लिख लेना, देख लेना, या खुद की ओन लैंग्वेज में भी लिख लेना। मैं मीनिंग समझा देता हूं कि आखिर क्यों गिरती है। देखो भाई, जैसे ही अभी मान लो पेड़ खड़ा है शांति से, लेट सपोज हवा नहीं चल रही है, तो डाली रेस्ट पर है और उसकी डाली के ऊपर जो लीव्स पड़ी है वो भी आराम से रेस्ट पर है। ठीक है, तुमने क्या करा, डाली को पकड़ के खींच दिया, डाली को पकड़ के खींच दिया। तो जैसे ही तुमने डाली को पकड़ के खींचा तो डाली मोशन में आ गई, ब्रांच ऑफ ट्री क्या आ गई, मोशन में आ गई। लेकिन पत्तियां क्या है, अभी सुजाग नहीं हुई, उनकी आंखें खुली नहीं, वो क्या चाहती है कि मैं तो रेस्ट पर पड़ी थी तो रेस्ट पर ही पड़ी रहूं। तो वो क्या करेगी, मोशन को अपोज करेगी। तो भाई जैसे ही वो मोशन को अपोज करेगी तो ब्रांच जो है वो बोलेगी ठीक है तू रेस्ट में पड़ी रहे, मैं तो मोशन करूंगा। तो जैसे ही ब्रांच मोशन करने लगती है और पत्तियां रेस्ट पर रह जाती है, तो भाई क्या होगा, लेट सपोज ये मेरा अपर हैंड जो है लीव्स है और ये ब्रांच है, तो ब्रांच तो मोशन करके इधर चली गई और पत्तियां पट से नीचे आ गई। समझ में आया, समझ में आ गया भाई। क्या हुआ, इनिशियली पत्तियां और डाली दोनों के दोनों रेस्ट पर पड़े हैं, जैसे ही तुमने डाली को हिलाया तो क्या हुआ, डाली आ गई मोशन में। अब डाली आ गई मोशन में, लेकिन पत्तियां बोल रही नहीं भाई साहब मैं तो अपोज करूंगी मोशन का, क्यों, क्योंकि मेरे अंदर है इनर्शिया और इनर्शिया के कारण मैं तो रेस्ट पर ही रहूं। तो ब्रांच बोलती है ठीक है भाई साहब तू रेस्ट पे रहना चाहती है तो रेस्ट पर रहे, तेरी मर्जी, मैं तो चला मोशन करने। तो उसने जैसे ही मोशन किया पत्तियां पट से नीचे आ गई, बस बहुत सिंपल। इसकी लैंग्वेज तुम यहाँ से देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और अब से मैं क्या करूंगा, लेक्चर के जो नोट्स है, मतलब जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखाता हूँ, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, मतलब मुझे प्राइवेटली बोल रहे थे वो कि सर लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तो मैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ रहता है ना, इसके मैं तुम्हें पीडीएफ बना बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गूगल ड्राइव पे लिंक, उस गूगल ड्राइव को ओपन करना, वहां से तुम इसके लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर लेना, हर लेक्चर के, लेक्चर नंबर 4 लेक्चर नंबर 3 जो भी होगा सबके नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार। हाँ भाई, अगला टॉपिक है हमारा मास क्या होता है। तो यार मेनली है ना, हमारे जितने भी लोग प्रेजेंट है ना यहाँ पे, तो मास और वेट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रखते हैं अपने दिमाग में। उनकी नजरों में मास और वेट क्या है, दोनों की दोनों सेम चीज, लेकिन बताऊं तो मास और वेट दोनों ही अलग टर्म्स हैं। मास के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में,
और वेट के बारे में हम फिजिक्स के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और उस चैप्टर में हम मास और वेट के डिफरेंसेस में भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए एक चीज दिमाग में बिठा लो कि मास और वेट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि मास की डेफिनेशन क्या है। मास इज द क्वांटिटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ बॉडी। मतलब क्या है कि भाई मास एक ऐसी क्वांटिटी है जो किस चीज के प्रोपोर्शनल है कि भाई बॉडी के अंदर कितना ज्यादा कंटेंट भरा हुआ है। जिस बॉडी में ज्यादा कंटेंट भरा हुआ होगा उस बॉडी में ज्यादा मास होगा। एग्जाम्पल कि भाई दो कंटेनर ले तुम सेम साइज के, एक के अंदर ज्यादा पत्थर भरो और एक के अंदर कम पत्थर भरो, तो किसका मास ज्यादा होगा। ये मैंने दो कंटेनर लिए सेम साइज के, देखो दोनों का सेम साइज मान लेना, अज्यूम कर लेना। एक के अंदर फुल पत्थर भर दिए और एक के अंदर थोड़े से पत्थर भरे, तो बताओ किसका मास ज्यादा होगा, इसका कि इसका। ऑब्वियसली इसका, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज्यादा भरा हुआ है, तो इसका मास जो है ना वो ज्यादा होगा। तो मास क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है बॉडी के अंदर कितना कंटेंट भरा हुआ है। जिस बॉडी के अंदर ज्यादा कंटेंट भरा हुआ होगा उसका मास ज्यादा होगा, और जिस बॉडी के अंदर कम कंटेंट भरा हुआ होगा उसका मास कम होगा। अगला पॉइंट देखो कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी जिसका केवल मैग्नीट्यूड हो, तो ऑब्वियसली बात है भाई केवल मैग्नीट्यूड के बारे में ही बात करेंगे। भाई मैं इसको यहाँ पे रख दूं या उल्टी करके दूसरी डायरेक्शन में रख दूं, कंटेंट थोड़ी ना बदलेगा। इसको इस डायरेक्शन में रखूं या दूसरे डायरेक्शन में रखूं, कंटेंट पे कुछ फर्क आएगा। तो अगर कंटेंट पे फर्क नहीं आएगा तो मास में कैसे फर्क आएगा। तो मास क्या हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है। भाई किसी एक बारी चीज को नॉर्थ डायरेक्शन में लेके गए और अगर तुम उसको साउथ में लेके आ गए तो क्या तुम्हें वो हल्का लगने लग जाएगा? नहीं भाई, वो सेम मास उसके अंदर तो रहेगा ही, उसका कंटेंट थोड़ी ना चेंज होगा। अगला पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाय एम। मास को हम डिनोट करते हैं एम से। अगला पॉइंट, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम केजी। मास की ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम केजी, ठीक है। तो भाई एक चीज मैं तुम्हें और पॉइंट बताऊं कि लेट्स सपोज जब तुम जिम में जाते हो और अपना वेट बोलते हो ना कि मेरा वेट 70 केजी है, तो फिजिक्स वाले बंदे को मत बोल देना कि मेरा वेट 70 केजी है, क्योंकि वेट केजी में नहीं नापते, वेट न्यूटन में नापते हैं। तुम बोलोगे सर हम तो बचपन से ऐसा ही बोल रहे हैं कि हमारा वेट 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, तो बचपन से गलत बोल रहे हो भाई। वो तुम नापते हो मास, क्योंकि मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम। तुम अपना 70 केजी मास बता रहे हो, वेट नहीं बता रहे। वेट हमेशा न्यूटन में नापा जाता है, वेट एक फोर्स है। मैं अगले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए थोड़ा शांत हो जाओ और बोलना चालू कर दो कि मेरा मास 70 केजी है, मेरा मास 50 केजी है, मेरा मास 60 केजी है। ऐसा मत बोला करो मेरा वेट 60 केजी है। भाई वेट तो फोर्स होता है, वेट न्यूटन में नापा जाता है, मास, ठीक है। मास बोलना स्टार्ट करो। तुम फिजिक्स पढ़ना चालू हो गई है तो अभी से क्या बोलोगे, मेरा मास 60 केजी है। कोई तुमसे पूछे कि भाई तेरा वेट बता, तो वेट न्यूटन में बताओगे। अगर तुम्हारा 60 केजी वेट है तो अप्रोक्स बोलोगे मेरा वेट 600 न्यूटन है। वो थोड़ा दिमाग हिल जाएगा उसका, क्योंकि सब फिजिक्स नहीं पढ़ते इतने ध्यान से, क्योंकि सब मैथ्स विद गबरू चैनल पे नहीं आते जो इस वेट और मास में इतना अच्छे से डिस्क्राइब करे। तो भाई ठीक है, उनको समझाओ, तुम समझाने की कोशिश करो, वो नहीं मानेंगे मुझे पता है, फिर भी कोशिश करो, ठीक है। अगला पॉइंट, इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा मतलब उस बॉडी में कंटेंट ज्यादा होगा, तो उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब उसको रेस्ट में या फिर मोशन में लाने में ज्यादा मुश्किल होगी रेदर देन जिसका मास कम है।
ठीक है, तो मास का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसी क्वांटिटी जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉडी के कंटेंट के ऊपर। ज्यादा कंटेंट होगा तो ज्यादा मास, कम कंटेंट होगा तो कम मास। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले, अपन अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारा मोमेंटम। ठीक है, वैसे मोमेंटम की डेफिनेशन बहुत ही इजी है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम निकालना है तो उसका मास पता होना चाहिए और वेलोसिटी पता होनी चाहिए, और उनका प्रोडक्ट कर दो तो हमें मोमेंटम मिल जाता है। अधिकतर टीचर्स यही डेफिनेशन बताते हैं और ये डेफिनेशन एकदम करेक्ट है। बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, एग्जाम में लिख के भी आ जाते हैं और मार्क्स भी ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन यार बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि यार एक्चुअल में मोमेंटम है क्या। बच्चे उस चीज का फील नहीं ले पाते। तो यार आज की क्लास में हम फील लेके देखेंगे कि मोमेंटम का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट। डेफिनेशन तो सही बात है, डेफिनेशन तो मैं भी वही लिखाऊंगा, चेंज नहीं कराऊंगा मैं। जो तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स लिखाते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मेरे पास भी वही डेफिनेशन है भाई, और वही एग्जाम में तुम लिख के आओगे और उसके मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा नहीं है, फील लेते हैं थोड़ा सा कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू फील लेते हैं। कैसे? देखो यार, ये दो कार है, 10 किलो की 10 किलो की टॉय कार समझ लो। 10 किलो की कार नहीं होती, लेट सपोज 10 किलो दो कार है। एक की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और एक की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये है हमारे नौजवान बंटी साहब। ठीक है, कौन है? ये है हमारे नौजवान बंटी साहब। अब क्या होता है कि पहले 10 किलो की ये वाली कार आती है और इस बंटी को ठोकती है। ठीक है, 10 किलो की ये कार आती है और बंटी को ठोकती है, तो बंटी पट से गिर जाता है। ठीक है, बंटी वैसे ही थोड़ा सा बॉडीगार्ड टाइप दिख रहा है, इसकी बॉडी दिख रही है लेकिन ये अंदर से थोड़ा कमजोर है। अभी बाइसेप थोड़े इसके ज्यादा हो गए हैं क्योंकि इसने जिम जाना चालू किया है, वरना पहले ये कमजोर था थोड़ा, अभी ठीक था, अभी बढ़िया है, हट्टा कट्टा इंसान। ठीक है, तो ये 10 किलो की कार आती है और इस बंटी को 20 मीटर पर सेकंड से ठोकती है। ठीक है, बंटी गिरता है लेकिन गिरने के बाद वापस खड़ा होता है। जैसे ही खड़ा होता है, जितने में 10 किलो की एक और कार आती है और बंटी को 10 मीटर पर सेकंड से वापस ठोकती है, बंटी वापस गिरता है। ठीक है, तो क्या हुआ, बंटी गिरा तो एक मेरे जैसा इंसान, फिजिक्स पढ़ाने वाला इंसान, उसको डाउट आने लगा। वो बंटी को खड़ा करता है, बंटी उसकी तरफ अपनी अच्छी नजरों से देखता है कि वाह यार भला मानस, मुझे गिरता हुआ देख के इसने खड़ा कर दिया। लेकिन खड़ा करते ही मेरा सवाल देखो कि भाई बंटी साहब, आपको उस कार की ज्यादा लगी या इस कार की ज्यादा लगी? बंटी बोला तूने ये पूछने के लिए खड़ा किया? मैं बोला हाँ यार मुझे डाउट है, मैं उधर से देख रहा था, पहले तुझे पहली कार ए कार आई और तुझे 20 मीटर पर सेकंड से ठोका, फिर दूसरी कार बी आई, तुझे 10 मीटर पर सेकंड से ठोका, अब मुझे बता कि तुझे ज्यादा किस में लगी? बंटी बोले बहुत मतलबी इंसान हो तुम। मैंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया मतलबी है, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। ठीक है, तो बंटी ने बोला कि भाई बंटी का आंसर गैस करो तुम लोग कि क्या आंसर होगा। 20 मीटर पर सेकंड वाली की ज्यादा चोट लगी होगी कि 10 मीटर पर सेकंड की ज्यादा चोट लगी होगी? ऑब्वियसली 20 मीटर पर सेकंड की ज्यादा चोट लगी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा वेलोसिटी से आके ठोक रहा है, तो जो ज्यादा वेलोसिटी से जाके ठोकेगा बंटी पर, उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा, बंटी पर उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा, या फिर कहूं तो चोट ज्यादा आएगी। ठीक है, इंपैक्ट आना या चोट आना, या जोर से गिरेगा बंटी, तो इंपैक्ट आना, चोट आना या फिर जोर से गिरना, ये सारे क्या है, मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतने ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, उतना ही ज्यादा चोट आएगा। ठीक है भाई, जिसका ज्यादा मोमेंटम होगा वो ज्यादा इंपैक्ट डालेगा,
वो ज्यादा चोट लगाएगा, वो ज्यादा जोर से धक्का देगा। ठीक है, तो मोमेंटम को किससे कंपेयर करो तुम? इंपैक्ट से। तो इंपैक्ट कौन सी कार ज्यादा लगा रही है? ये ज्यादा वेलोसिटी वाली। तो मैं यहां से एक टर्म कंक्लूड करता हूं कि मेरा मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। किसके? मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ जाती है तो मेरा इंपैक्ट ज्यादा आता है, मैं चोट ज्यादा देता हूं सामने वाले को, मैं धक्का जोर से देता हूं सामने वाले को। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो अगला केस। कुछ दिनों बाद जब बंटी अपने घर वापस से आ गया ठीक होकर, डॉक्टर ने उसको बोला बढ़िया न्यूट्रिशन वाला खाना वाना खा, तेरी बॉडी वापस से पहले की तरह हो जाएगी, हट्टा कट्टा एकदम। तो बंटी ने खाना खाना स्टार्ट किया। खाना खाना स्टार्ट करने के बाद उसने सोचा यार चलो वापस से वॉक पर चलते हैं। और बंटी भाई साहब उसी रोड पे आराम से वॉक कर रहे थे और मैं भी बाय द वे वहीं पे खड़ा था पास में। ठीक है, मैं वहां पे जूस पी रहा था। तो भाई बंटी वहां पे खड़ा था, एक गाड़ी आई 10 किलो की, आके बंटी को 20 मीटर पर सेकंड से ठोक दिया। और मैं बैठे बैठे देख रहा था कि यार क्या हो गया यार, 10 किलो की गाड़ी आई और 20 मीटर पर सेकंड से बंटी को ठोक दिया। अभी तो बेचारा हॉस्पिटल से आया था, कुछ तो रहम करते हो उसके ऊपर, लेकिन नहीं, क्या हो सकता है, भगवान का लिखा कौन रोक सकता है। ठीक है, बंटी उठा ही था जितने में वापस से एक गाड़ी आई जिसका वेट था 30 किलो, लेकिन स्पीड भी सेम थी, स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही थी। वो आई और बंटी को ठोक दिया। और मैं वहां पे देखा हुआ, मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। लेकिन अफसोस होने से ज्यादा मेरे दिमाग में एक डाउट आया कि भाई साहब बंटी को किसने ज्यादा जोर से ठोका। तो मैं गया, बंटी को उठाया, बोला यार बंटी बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। बंटी वापस इंप्रेस्ड कि चलो इसमें थोड़ी इंसानियत जागी, इस बार ये मेरा हाल पूछ रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने थर्ड से उसका दिल तोड़ा और मैंने कहा कि बंटी बता ना यार ज्यादा किसमें लगी। तो बंटी का मुंह वापस से डाउन। बंटी बोले कि भाई मुझे किस पे ज्यादा लगी होगी, गैस करो। क्या होगा बंटी का आंसर? तुम गैस करो। 30 किलो की एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से आके ठोकी और 10 किलो की गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से आके ठोकी। तो तुम्हें क्या लगता है बंटी को किसने ज्यादा जोर से ठोका? ऑब्वियसली 30 किलो वाली ने। तो अब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरा इंपैक्ट आना या चोट आना या फिर ज्यादा जोर से ठोकना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये सारी चीजें डिपेंड कर रही है मास के ऊपर। जिसका ज्यादा मास आ रहा है वो ज्यादा जोर से इंपैक्ट डाल रहा है। तो मैं यहां से और क्या चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि मोमेंटम जो है मेरा मास के भी प्रोपोर्शनल है। तो क्या कंक्लूड करूंगा? मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मोमेंटम मेरा वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल है और मोमेंटम मेरा मास के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मोमेंटम मेरा वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है और मोमेंटम मेरा मास के भी प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो मैं ये कंक्लूड करता हूं कि मोमेंटम जो है मेरा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास इनटू वेलोसिटी के। मास और वेलोसिटी का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो मोमेंटम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप्स मैं अगले पेज पे करूंगा, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी हमने निकाल लिया। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं साथ में। तो जैसे ही हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहां पर इक्वल्स टू के बाद एक कांस्टेंट आएगा। लेट्स सपोज उस कांस्टेंट की वैल्यू है k इंटू एम वी। अब ये जो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली कि इसकी वैल्यू आती है 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हियर k इक्वल्स टू 1। तो हमारा मोमेंटम क्या आ गया? मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। और मास इनटू वेलोसिटी इसी फॉर्मूले से हमने क्या कर दी, इसकी डेफिनेशन बना दी कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी।
तो अगली में इसकी डेफिनेशंस लिखी है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सही बात है। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि मोमेंटम मैंने क्या बताया कि कितना इंपैक्ट आ रहा है। अब जैसे ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको इस साइड से ठोकता हूं तो ये उधर गया, अगर मैं इसको इधर से ठोकूं तो ये इधर जाएगा। मतलब क्या है कि डायरेक्शन डिपेंड करती है मोमेंटम की। अगर मोमेंटम इस डायरेक्शन में लगाऊं तो हाथ उधर जाके गिरेगा, अगर मोमेंटम इस डायरेक्शन में दूं तो हाथ इधर जाएगा। मतलब क्या है? डायरेक्शन डिपेंड करती है। तो ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं P से। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P, ठीक है, P इक्वल्स टू mv। और इसकी ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। कैसे आई? देखो, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम की ऐसा यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मोमेंटम को अच्छे से समझ लिया, कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंटम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विद गबरू।